हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे वीडियो पर जुड़े हैं तो वो वीडियो अंत तक देखें और जो नए हैं वो भी अंत तक जुड़े रहिए, जिससे कि आपका जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हो, आपके लिए ये बहुत वीडियो हेल्प करेगा। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक ईडियम फ्रेज दिया हुआ है। देखिए, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो ना तो ऊपर वाला इतना पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको देखना है कि क्या है। ईडियम फ्रेज पूछ रहा है, ठीक है। तो ईडियम आपको एक दिया हुआ है, नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक ना। वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, इसका मतलब क्या होता है? वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव का मतलब होता है इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं तो ज़्यादा हमको समझने में अच्छा होगा। इसका हिंदी होता है अपनी भावनाओं को सब पर जाहिर करना। क्या होता है? अपनी भावनाओं को सब पर जाहिर करना, इसका हिंदी अर्थ होता है, ठीक है। वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। तो इसी से जुड़ता हुआ आपको इस चारों ऑप्शन में किसका अर्थ निकल रहा है अपनी भावनाओं को सब पर जाहिर करना, ये ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए, ए वेरी बोल्ड पर्सन, मतलब बोल्ड पर्सन मतलब एक बहुत ही क्या बोलते हैं, एक ठोस पर्सन जिसका निश्चय बहुत ही दृढ़ होता है, वैसा नहीं। ए नॉबल प्योर पर्सन नहीं। मेक वंस फीलिंग अपियरेंट, हाँ देखिए यहाँ पर आया मेक वंस फीलिंग अपियरेंट, मतलब अपना जो एक भावना है किसी दूसरे पर थोपना, इसका भी अर्थ वही होता है। तो ये जो आपका ऑप्शन सी हो गया वो राइट हो गया, तो ऑप्शन डी ऐसे ही छट गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, सही ऑप्शन के साथ आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। जैसे आपका एक सेंटेंस दिया हुआ है, शेक्सपियर डैश दिस प्ले। कहने का मतलब अभी इस चारों ऑप्शन में यहाँ पर जो है टेंस का काम है, ठीक है। टेंस का मतलब वर्ब भरना है, लेकिन टेंस को देखते हुए। तो शेक्सपियर डैश दिस प्ले, तो क्या लगता है इसका हिंदी अगर निकाले तो शेक्सपियर ने यह नाटक लिखा। शेक्सपियर ने, प्ले मतलब नाटक, तो शेक्सपियर ने ये नाटक लिखा था। क्या कि शेक्सपियर तो पुराने क्या थे, लेखक थे, तो जो भी वो नाटक लिखे होंगे तो वो भूतकाल में लिखे होंगे। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है ये किस में है? पास्ट टेंस में है, ठीक है ना। पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में ये सेंटेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर वर्ब का दूसरा रूप हमको चाहिए, तो ये तो है नहीं इज राइटिंग, ये तो कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट हो गया, तो ये प्रेजेंट हो गया। इससे तो हमको तो पास्ट चाहिए ना। हैज भी हमारा प्रेजेंट हो गया, तो ये भी छट गया। अच्छा, राइट और रोट, राइट और रोट में लगेगा, तो राइट हमारा क्या है? ये प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा रोट क्या है? V2 है, तो V2 किसके लिए होता है? सिंपल पास्ट टेंस के लिए होता है। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन क्या हो गया? राइट सी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ भी एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसमें आपको चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन भरना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप एक बार सेंटेंस थोड़ा पढ़ लो। द डैश ऑफ द म्यूजियम शोड अस सम एंशियंट कॉइन। यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक कुछ देखिए, आपको इंग्लिश पूरा हिंदी उसको नहीं करना है। हिंदी करने के लिए दिमाग में उतना नहीं दिमाग लगाना, आपको थोड़ा मोड़ा भी अगर हिंदी इंग्लिश कर पाते हो तो आप समझ जाओगे। यहाँ पर देखिए, द डैश ऑफ द म्यूजियम, म्यूजियम हो गया, ठीक है। म्यूजियम मतलब क्या होता है? संग्रहालय। देखिए, आप वर्ड मीनिंग भी ठोस करते जाओ। म्यूजियम का मतलब क्या होता है? हिंदी लिख देता हूँ मैं, इसका मतलब होता है संग्रहालय। क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, लेकिन इसके साथ जो भी जुड़ा चीज़ है वो करते जाएंगे। तो म्यूजियम हो गया मतलब संग्रहालय, और सोड आपका यहाँ पर वर्ब है, SHOWED, सोड। और क्या है? ये V2 है, ठीक ना। सोड का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? दिखाया,
क्या हो गया, दिखाया। और सम मतलब कुछ, एंशियंट, एंशियंट का हिंदी, एंशियंट का हिंदी हो गया क्या हमारा, प्राचीन। कॉइन का मतलब, कॉइन का मतलब हो गया सिक्के, ठीक है। तो हमको टूटा फूटा इंग्लिश से भी हम पता कर रहे हैं कि म्यूजियम में ना कुछ प्राचीन सिक्के, कुछ प्राचीन सिक्के रखे थे, वो हमको दिखाया गया है, ठीक है। तो कौन दिखाएगा, म्यूजियम में कौन प्रेजेंट रहता है, तो म्यूजियम में क्या कलेक्टर रहता है, कलेक्टर तो नहीं होगा, कंट्रोलर रहता है, म्यूजियम का कोई कंट्रोलर नहीं, कंजर्वेटर होता है, नहीं, क्या होता है, क्यूरेटर होता है, म्यूजियम में कौन होता है, क्यूरेटर। तो क्यूरेटर यहाँ में क्या किए, म्यूजियम में जो कुछ प्राचीन सिक्के हैं वो क्या किए, हमें दिखाए। तो इसका अगर सटीक हिंदी आप बैठाओगे तो निकलेगा, संग्रहालय के क्यूरेटर ने हमें कुछ प्राचीन सिक्के दिखाए, ठीक ना, क्योंकि ये पास्ट में, ठीक ना। तो यहाँ से हो गया क्यूरेटर। अब क्या है, इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं सारे का, इससे आपका क्या वर्ड मीनिंग अच्छा होते चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए, क्यूरेटर का क्या होता है अर्थ, ये समझ लेते हैं, सॉरी, क्यूरेटर का अर्थ तो यहाँ पर मैं ही समझ ही गए होंगे। क्यूरेटर का मतलब क्या होता है, संग्रह अध्यक्ष, क्या होता है, संग्रहालय अध्यक्ष। क्यूरेटर का हिंदी क्या होता है, संग्रहालय अध्यक्ष। और क्या एक पेज लेके लिख दूँ, यहीं लिख देता हूँ। और कलेक्टर का मतलब क्या होता है, एकत्र करने वाला, कलेक्टर का मतलब होता है एकत्र करने वाला। कंट्रोलर का मतलब क्या होता है, कंट्रोलर का मतलब होता है नियंत्रक, क्या होता है, नियंत्रक। और ये कंजर्वेटर का मतलब क्या होता है, कंजर्वेटर का मतलब होता है रखने वाला, ठीक है। तो देखिए, आपको चारों का जितना हो सकता है वर्ड मीनिंग मैंने करवा दिया। ये सब वर्ड मीनिंग आप अपने क्या कर सकते हो, फेयर कॉपी में लिखते जाओ और रिवीजन करते जाओ, तो आपका इससे क्या होगा, वर्ड मीनिंग पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन हो गया, ऑप्शन यहाँ से समझ गए ना, ऑप्शन आपका ए हो गया था। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा अगला क्वेश्चन हो गया 29 पर। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। जैसे आपको यहाँ पर एक वर्ड देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ग्रुप ऑफ वर्ड दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया हुआ है, GROUP, ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया, ठीक ना। तो इस ग्रुप ऑफ वर्ड का आपको क्या बोल रहा है, एक सिंपल वर्ड से रिप्रेजेंट करना है कि इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड का एक जो अर्थ निकल रहा है वो एक सिंपल वर्ड से आपको, वो सिंपल वर्ड का भी अर्थ सेम होता है वो निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले। प्ले का मतलब अभी मैंने बोला कि मान लीजिए कोई एक नाटक हुआ, ठीक ना। अब वो नाटक क्या हुआ, जब ख़त्म हुआ, एंड मतलब अंत हुआ, ख़त्म हुआ, तो कोई भी नाटक या प्ले हमारा ख़त्म होता है तो उसके बाद में क्या होता है, एक शॉर्ट स्पीच दिया जाता है ना, एक शॉर्ट स्पीच दिया जाता है। तो शॉर्ट स्पीच देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आपको ये बताना है कि उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं इपीलॉग्यू बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इपीलॉग्यू बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इपीलॉग्यू। तो आपका यहाँ से आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। मतलब कोई भी नाटक प्ले होता है मंच पे और उसके बाद क्या होता है, जब नाटक ख़त्म हो जाता है तो देखते हैं कि एक आदमी आता है और उस नाटक क्या करता है, एक छोटा सा स्पीच देता है। तो इस ग्रुप ऑफ वर्ड को हम किससे इंडिकेट कर सकते हैं, इपीलॉग्यू कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, इपीलॉग्यू कहते हैं। इसका मतलब अर्थ क्या होता है, नाटक का उपसंहार, नाटक का उपसंहार कहलाता है, ठीक ना। और जो हमारे बचे हुए वर्ड मीनिंग है उसका भी हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। जैसे CHORUS, चौरस, चौरस का मतलब क्या होता है, सहगान होता है। चौरस का मतलब क्या होता है, सहगान। और समझ लेते हैं, प्रोलॉग्यू का मतलब क्या होता है, प्रोलॉग्यू का मतलब होता है प्रस्ताव, ठीक है। और समझ लेते हैं, प्रोलॉग्यू हो गया,
इलॉग्यू का मतलब क्या होता है? प्रशंसा भाषण। क्या होता है इलॉग्यू का मतलब? प्रशंसा भाषण, ठीक है। और इपिलॉग्यू का तो बता ही दिया, नाटक का उपसंहार भी बोल सकते हैं, ठीक ना। आपको अगर खाली इपिलॉग्यू क्या बोलते हैं? उपसंहार, मतलब जो कोई भी नाटक के अंत में जो बोला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उपसंहार बोलते हैं। और कोई भी नाटक के पहले जो बोला जाता है, कोई भी प्ले के पहले जो बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोलॉग्यू बोलते हैं, ठीक ना। तो सारे वर्ड मीनिंग हो गए और इसका आंसर आप समझ गए, आंसर सी है। आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़कर समझते हैं। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई मतलब पहचान करना है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस, मतलब दिए हुए सेंटेंस में आपको वो पार्ट्स जो है, सेगमेंट का मतलब वो भाग जो है पहचानना है, विच कंटेंस द ग्रामेटिकली एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखिए आपको क्या है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेगमेंट में उस भाग को पता करना है जहाँ पर क्या है, ग्रामेटिकल एरर है, मतलब ग्रामेटिकली गलत है वो, ठीक है, वो पार्ट गलत है। तो उसका आपको ऑप्शन में से चूज करना है कि कहाँ पर गलत है। तो कर लेते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं। द रोड वाज ब्लॉक्ड सिंस इट वाज इन रिपेयर। रोड को ब्लॉक किया गया था, ठीक है, रोड को क्या गया था? ब्लॉक किया गया था। सिंस मतलब जब, इट वाज इन रिपेयर, जब वो कहाँ, मतलब रोड को क्या किया गया था? ब्लॉक किया गया था। जब क्या हो रहा था? रोड क्या हो रहा था? रिपेयर हो रहा था, मतलब उस पर रिपेयरिंग का काम चल रहा था। तो यहाँ पर जो है ना, सेंटेंस यहाँ पर गलत है। इन, जब भी आप सुने होंगे कि रोड पे काम होता है तो क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्या सुनते हैं? अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर अंडर रिपेयर होना चाहिए, इन नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो ये भाग गलत है, यहाँ पर इन के जगह क्या होना चाहिए? अंडर। ये प्रीपोजिशन का ग्रामेटिकल एरर दिया हुआ था। तो आपका कौन सा गलत है? ऑप्शन बी गलत है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो 31 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में सही जवाब भरना है, चारों ऑप्शन में से खोज के, ठीक है। तो क्या है सेंटेंस? दे सोड हर द ग्रेटेस्ट डैश। इसका हिंदी अगर निकालने बैठे तो क्या होगा? उन्होंने उसे सबसे बड़ा सम्मान दिखाया, ठीक है, उन्होंने उसे सबसे बड़ा सम्मान दिखाया, ठीक है। तो सम्मान दिखाया एक तरह से ऑनर का मतलब तो क्या हो गया यहाँ पर? आंसर क्या हो जाएगा? सम्मान दिखाया मतलब रिस्पेक्ट दिखाया। तो यहाँ पर क्या भराएगा? रिस्पेक्ट, ठीक ना। यहाँ पर क्या भराएगा? रिस्पेक्ट। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए मतलब सम्मान दिखाया मतलब आदर, आदर दिखाया। यहाँ पर जो आपका रिस्पेक्ट है उसका हिंदी क्या होगा? आदर। और जो हमारा ऑनर है, HONOUR, ऑनर है, ये इसका मतलब क्या हो गया? सम्मान। आप बोलोगे कि ऑनर क्यों नहीं लगाए सर? तो देखिए ऑनर इसलिए नहीं लगाए कि अगर यहाँ ऑनर हमको लगाना होता, यहाँ पर हमको अगर ऑनर लगाना होता तो इसके आगे क्या हमको चाहिए था? आर्टिकल चाहिए था, ठीक ना। तो आर्टिकल चाहिए था, इसीलिए हमको यहाँ पर ऑनर के जगह, मतलब दोनों के लिए सेम ही हो रहा है। दे शुड हर द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट या ऑनर, लेकिन हमको यहाँ पर सबसे अच्छा रिस्पेक्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर ऑनर कर लेते हैं यूज तो यहाँ पर एक हमको आर्टिकल चाहिए, और लेकिन सेंटेंस में आर्टिकल है ही नहीं, तो इसलिए इसको ना लगाकर हम किसका यूज कर लिए हैं? अच्छा, द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट। हाँ, ग्रेटेस्ट के इधर जो है ना दा लगा हुआ है, किसके लिए? इस रिस्पेक्ट के लिए लगा हुआ है, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पर अगर ऑनर है तो ऑनर के लिए क्या लगता? एन लगना चाहिए था, एन तो है नहीं, तो इसलिए ये नहीं लगा, तो हमारा क्या लग गया? रिस्पेक्ट लग गया, ठीक ना। तो ये भी कन्फ्यूजन आपको मैं मिटा दूंगा कि कौन कब भराएगा यहाँ पर, क्योंकि आप बोलोगे कि सर जब हिंदी कर रहे हैं तो सम्मान का भी तो भाव हम पुट कर सकते हैं, या आदर का भी तो सम्मान भाव पुट कर सकते हैं। तो लेकिन हमको थोड़ा सा यहाँ पर आर्टिकल पे जाना होगा कि आर्टिकल जो यहाँ बता रहा है कि आर्टिकल आपका द है,
दा के लिए क्या रख सकते हैं, रिस्पेक्ट रख सकते हैं, जिसका अर्थ निकल रहा है आदर। लेकिन ऑनर रखते हैं जिससे सम्मान का अर्थ हो रहा है, उसके लिए आर्टिकल क्या चाहिए होगा, एन का, एन हमको आर्टिकल चाहिए होगा, जो यहाँ पर सेंटेंस में नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑनर छट गया। तो ये इतना समझ में आया होगा आप लोग को। अब सबका अर्थ समझ लेते हैं, ठीक ना। तो रिस्पेक्ट का आदर हो गया, ऑनर का मतलब सम्मान हो गया, और ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है, ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है, श्रद्धांजलि। और प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा। प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो गया इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स में सही ऑप्शन खोज कर भरना है, ठीक ना। जैसे देखिए, माई ग्रैंड फादर वाज अ फार्मर एंड ही डैश 3 एकर्स ऑफ लैंड। देखिए, मेरे जो दादाजी हैं एक किसान थे, और वह 3 एकर्स ऑफ लैंड पे क्या करते थे, यहाँ पर एडवांस्ड, ग्रोन, कल्टिवेटेड, कल्चर्ड, ये सब है। तो इस सब का हिंदी अगर हमको पता हो तो हम ये सब ऑप्शंस से जा सकते हैं। तो एडवांस का हिंदी क्या हो जाएगा, विकसित, ठीक है। और देखते हैं कल्टीवेटेड। कल्टीवेटेड का हिंदी क्या हो जाएगा, खेती। और ग्रोन का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ग्रोन का मतलब ग्रो, बढ़ना, ठीक है। और आपका कल्चर्ड, कल्चर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, कल्चर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है संस्कृति। क्या होता है, संस्कृति। कल्चर्ड मतलब संस्कृति। तो मेरे दादा, यहाँ पर हो रहा है कि मेरे दादा एक किसान थे, और वह क्या किए थे, 3 एकड़ ज़मीन का क्या किए थे, 3 एकड़ ज़मीन पे वो सबसे सटीक बताइए क्या बन रहा है इसमें ऑप्शन में, आप ही को खोजने बोले तो क्या खेती करते थे, क्या करते थे, खेती करते थे। ये अच्छा निकल रहा है, मतलब अर्थ, मेरे दादाजी एक किसान थे और वह 3 एकड़ ज़मीन पर खेती करते थे। तो यहाँ से ऑप्शन आपका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या है, इस तरह का फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए आपको वर्ड मीनिंग आना चाहिए सारे ऑप्शन का, तो आप उससे भर सकते हो। जो सूटेबल बैठेगा वो भर देना है, ठीक है। इसमें कोई भी टेंस का कोई खेल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। तो 33 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। आपका दिया हुआ है पैसिव वॉइस, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। मतलब ये जो है आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको पैसिव वॉइस इसका खोजना है, ठीक ना। इसका पैसिव वॉइस आपको खोजना है। तो चलते हैं, सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ये आपका एक्टिव वॉइस में है, पढ़ते हैं। द मोस्ट रिसेंट स्टडीज ऑन द ह्यूमन बॉडी आर लाइकली टू अल्टर द फेस ऑफ हेल्थ साइंस। क्या कहना चाह रहा है, पहले तो एक्टिव वॉइस का हमको हिंदी नहीं उतना समझने पे बैठना है। एक्टिव वॉइस से जब भी पैसिव वॉइस आप बदलिए तो सिर्फ आपको नियम रूल याद रखना है कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो जाके पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते हैं तो टेंस जो होता है, टेंस नो चेंज। टेंस क्या होता है, टेंस का कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। जो टेंस एक्टिव वॉइस का है वही टेंस पैसिव वॉइस का भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया बात। तो चलते हैं, यहाँ पर पहले हम लोग का काम क्या है, टेंस का पहचान करना है कि एक्टिव वॉइस का टेंस क्या है। देखिए, द मोस्ट रिसेंट स्टडीज़, यहाँ पर वर्ब है स्टडीज़, ये स्टडीज़ है, इसका मतलब ये किस में है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक ना। तो हमारा एक्टिव वॉइस किस में है,
प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक ना। तो हमारा जो पैसिव वॉइस का भी टेंस होगा वो सेम एज ए सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही रहेगा, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही रहेगा। बस इसमें क्या होगा, इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सिर्फ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, ठीक है, और इज एम आर प्लस, और यहाँ पर हो सकता है बाय, ये नहीं V3 यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पर होगा V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो देखते हैं, आप छांटना स्टार्ट करते हैं, वर्ब से ही छांटेंगे, ठीक है। ऑप्शन तो यहाँ देखिए इज लाइकली इज आया है, इज यहाँ पर आया है, ठीक ना। तो इज लाइकली और इसके बाद जो इसका स्टडीज है, स्टडीज किस में बदलेगा, V3 में बदलना चाहिए ना। इज लाइकली टू बी अल्टर्ड बाय द मोस्ट रिसेंट स्टडीज ऑन द ह्यूमन बॉडी। अच्छा ये हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है। अच्छा विल तो कभी भी होगा नहीं, क्योंकि टेंस चेंज नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी ख़त्म। यहाँ पर भी इज है, और यहाँ देखते हैं रिसेंट स्टडीज़ ही छोड़ दिया है, ठीक ना, तो ये भी ख़त्म। और तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बचा। अच्छा इसमें देखते हैं द मोस्ट फेस ऑफ हेल्थ, द मोस्ट फेस ऑफ हेल्थ। अच्छा यहाँ पर दो द मोस्ट रिसेंट यहाँ पर क्या है, एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट है, तो जब ये पैसिव वॉइस में जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। लेकिन इस सेंटेंस का देखिए, इस ऑप्शन सी वाले सेंटेंस में द मोस्ट फेस यहाँ भी सब्जेक्ट ही रह गया, जबकि इसको किधर आना चाहिए था, ऑब्जेक्ट की तरफ आना चाहिए, तो ये भी ख़त्म हो गया। तो आपका बचा सिर्फ ऑप्शन ए। तो आपका यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि देखिए द मोस्ट रिसेंट ये हो गया सब्जेक्ट, ऑन द ह्यूमन बॉडी आर लाइकली टू अल्टर द फेस ऑफ हेल्थ साइंस। द फेस ऑफ हेल्थ साइंस इधर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इधर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। द फेस ऑफ हेल्थ साइंस बन गया हमारा, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो बन गया इधर सब्जेक्ट, ठीक है। इज भी आ गया इस तरह से। लाइकली टू बी यहाँ पर क्या है, टू बी अल्टर्ड बाय द मोस्ट रिसेंट स्टडीज ऑन द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ज़्यादा करके पैसिव वॉइस का सारा कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में सही ऑप्शन को भरना है। आशा वाज डैश मेड अ फूल बाय हर फ्रेंड। क्या हुआ हिंदी, आशा वाज मतलब था, मेड मतलब बनाया, ए फूल मतलब मूर्ख। फूल का हिंदी क्या हो गया, मूर्ख। मेड का मतलब क्या होता है, बनाना, ठीक है। बाय हर फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा निकल रहा है कि आशा था एक मूर्ख बनाया था हर फ्रेंड, अपने दोस्त को। हर मतलब क्या हुआ, उसकी दोस्त को, हर मतलब उसकी, तो फूल बनाया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पर क्या बनेगा। तो हमको इस चारों ऑप्शन का मीनिंग आना चाहिए, तभी तो होगा ना। तो मीनिंग देख लेते हैं पहले। जैसे अननोइंगली का हिंदी अर्थ जानते हैं, तो अनजाने में, ठीक है। और ये सी वाला का जान लेते हैं, ठीक है। तो सी वाला का क्या है, डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है जान बूझकर, ठीक है ना। और हमारा इसका देख लेते हैं, इंस्टेंटली का क्या होता है, इंस्टेंटली का समझ लेते हैं, आग्रह पूर्वक। और एक बच रहा है उसका भी जान लेते हैं, इनोसेंटली का मतलब क्या होता है, मासूम।
इनोसेंटली का मतलब क्या होता है, मासूम। तो देखिए इस चारों ऑप्शन में आप यहाँ पर भर के देखिए, ठीक ना, कि क्या फिट बैठता है। तो देखिए आशा, यहाँ पर अगर मैं हिंदी बताऊँ तो आशा को उसकी दोस्त ने जानबूझकर मूर्ख बनाया था, ऐसा कुछ आ रहा है। आग्रहपूर्वक मूर्ख थोड़ी बनाएंगे, आग्रहपूर्वक किसी को मूर्ख थोड़ी बनाएंगे, या मासूम से उसको मूर्ख थोड़ी बनाएंगे। अनजाने में मूर्ख बनाया, ये थोड़ा सा सटीक लग रहा है, लेकिन चलते आगे। जानबूझकर मूर्ख बनाया था, ठीक ना, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जानबूझकर किसका है, तो ये रेड वाला है, मतलब डेलिबरेटली। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट क्या हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा। मतलब जानबूझकर आशा को जो है ना, उसके दोस्त लोग मिल के ना जानबूझकर उसको मूर्ख बनाया था, ठीक है। तो सारे ऑप्शन भी आप लिखते जाना दोस्त, आपको बहुत ही हेल्प होगा आपके इंग्लिश सुधारने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपका पैसिव वॉइस है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर आपको ये एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, ये सेंटेंस, इसको पैसिव वॉइस में इसका खोज करना है, ठीक ना। तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो मैंने हमेशा बोला है कि जब भी एक्टिव से पैसिव बदलो तो आप उसका टेंस पहले पकड़ो, टेंस से ही अधिकतर काम हो जाएगा आपका। तो इसका अगर टेंस पकड़े, यू नेवर हियर ऑफ ए हैप्पी बिलीनियर्स, यहाँ पर आपका हियर है जो आया है यू के लिए, तो ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में, मतलब आपका एक्टिव वॉइस जो है किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो पैसिव वॉइस में किस में जाएगा, प्रेजेंट टेंस में होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस का नियम कहता है कि टेंस का कोई चेंज नहीं होता जब एक्टिव से पैसिव जाते हैं। तो ये भी पैसिव वॉइस होगा, लेकिन इसके स्ट्रक्चर थोड़ा सा पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो उसका सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस बनता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यही बनता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ पर इज है, इसमें इज कहीं पर भी नहीं, तो ये ऑप्शन ख़त्म। अब देखिए इसमें इज है, इसमें भी कहीं इज नहीं है, तो ये भी ऑप्शन ख़त्म। इसमें इज है, ठीक है, और हियर्ड भी है, V3 भी है, हियर्ड मतलब V3 है, क्योंकि यहाँ आपका मेन वर्ब हियर्ड है, तो हियर का V3 होगा ही जब पैसिव में जाएंगे तो। अच्छा, दो तो ऑप्शन खत्म हो गया, ऑप्शन, और यहाँ भी हियर्ड है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, यू नेवर हियर ऑफ ए हैप्पी बिलीनियर, ए हैप्पी बिलीनियर, ठीक है, ए हैप्पी बिलीनियर इज नेवर हैप्पी बाय यू। यहाँ पर देखिए ऑफ जो है सेंटेंस में ऑफ हटा दिया गया है, हमको छेड़छाड़ नहीं करना होता है, तो छेड़छाड़ कर दिया तो ये भी गलत। तो आपका जो ऑप्शन बचा वो आपका सही हो गया, क्योंकि हम जो है ना, जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसको, मेरा मन है बाय लगा के बाय यू लिखे या नहीं भी लिखे तो वो अंडरस्टैंड रहता है, अंडरस्टूड रहता है कि बाय के बाद कौन आया होगा, यू ही आया होगा। तो इसमें देखिए ऑफ भी है, इसके बाद बाय यू लगेगा, लेकिन अगर नहीं है तो इसको अंडरस्टूड कर लेंगे। लेकिन ये आपका सही है, क्योंकि इज भी है, वर्ब का तीसरा रूप भी है, ऑफ भी है, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया। तो आपको मैं हमेशा बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आप जितना भी प्रैक्टिस करो तो आप एक्टिव वॉइस का पहले जाकर टेंस को पहचानो, टेंस पहचान गए, उस टेंस हम जानते हैं कि अगर प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में है, तो उसमें टेंस, पैसिव वॉइस में टेंस उसका नहीं बदलेगा, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। तो वो स्ट्रक्चर आपको थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ लिखता हूँ, तो उसको आप कॉपी में नोट करो, आपका सारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा पूरे टेंस का, ठीक है, जो मेनली आपसे पूछा जाता होगा, ठीक है। तो इस तरह से तैयार होगा, और बस ऑप्शन में सिर्फ स्ट्रक्चर से खेलना सीखो, मतलब वर्ब से, ठीक है। पूरा आपको सेंटेंस को एलेबोरेट नहीं करना है कि उसको हम एक्सप्रेस करके देखेंगे, नहीं, आपको ऑप्शन में उसके वर्ब से खेलो, उसके स्ट्रक्चर क्या है उसके फॉर्मेट से खेलो, आपका आंसर बाहर निकल जाएगा एलिमिनेट करते करते। आगे बढ़ते हैं, ये होता है स्मार्ट स्टडी करना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक ना। क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स।
आपको सही ऑप्शन भरना है आपके खाली जगह में। जैसे सी इज ऑन 6 मंथ डैश लीव, मतलब कहने का मतलब वह है 6 महीने। लीव मतलब क्या होता है? लीव मतलब अवकाश। लीव का मतलब क्या होता है? अवकाश। तो वह है 6 महीने से क्या चीज़ पे? अवकाश पर है। तो क्या चीज़ के अवकाश पे हो सकता है? तो पहले इस चारों का ऑप्शन भी जान लेते हैं, ऑप्शन का हिंदी जान लेते हैं। पैटर्नल, मैटरनिटी, पैटर्निटी, मटेरियल। तो देखिए पैटर्नल का क्या होता है हिंदी अर्थ? पैतृक। और मैटरनिटी का मतलब होता है मातृत्व। और पैटर्निटी का मतलब होता है पितृत्व। मटेरियल का मतलब होता है सामग्री। तो देखिए, तो वह 6 यहाँ पर कौन है? सी है। सी है मतलब ये किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए है। तो यहाँ पर जो आएगा मतलब वह 6 महीने से है, किस छुट्टी पर है? तो सी से हम पकड़ेंगे कि यहाँ पर हमको मतलब स्त्री जाति का चाहिए, तो मटेरियल तो नहीं चाहिए, तो ये गलत। सामग्री के लिए थोड़ी छुट्टी लिया होगा, छुट्टी पर था, ये गलत। पैटर्निटी मतलब क्या होता है? पैटर्निटी मतलब पितृत्व, ये भी नहीं होगा। और पैतृक, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से होगा मातृत्व। कहने का मतलब है कि सी इज ऑन 6 मंथ डैश लीव, मतलब वह 6 महीने के मातृत्व अवकाश पर है। कहने का मतलब है क्या है? वह 6 महीने के मातृत्व अवकाश पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट भराएगा बी। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रिक था ना, ये सी में छुपा हुआ था। ठीक है ना, और ये थोड़ा सा आपको हिंदी आना चाहिए। तो ये सब आप लिखो, इसका प्रैक्टिस आपको मैंने इसलिए हमेशा निवेदन करता हूँ कि आप बस एक काम करो, एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठो, प्रैक्टिस सेट लगाओ और उसका जो भी वर्ड मीनिंग है उस चीज़ को लिखो, जो भी रूल है उस चीज़ को लिखो। आपका इससे बाहर नहीं आएगा। और ये जो है थोड़ा हार्ड लेवल में आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इससे आपका एक नीचे ही लेवल पूछा जाएगा। ठीक है ना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको सही ऑप्शन भरना है। द इजिप्टियंस डेवलप्ड वे टू प्रिवेंट द डेड बॉडी फ्रॉम। कहने का मतलब क्या है? जो मिस्रवासी थे, इजिप्टियन का मतलब क्या होता है? इजिप्टियंस का मतलब होता है मिस्रवासी। इजिप्टियन का मतलब क्या होता है? मिस्रवासी। जो मिस्रवासी थे उन्होंने डेवलप कर लिया था। डेवलप कर लिया था मतलब विकसित कर लिया था। डेवलप कर लिया मतलब विकसित कर लिया था। क्या? वे टू प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब बचाने, मतलब बचाने का। क्या? डेड मतलब मृत शरीर को, फ्रॉम किससे? तो जो मिस्र था वो देखते थे पिरामिड जो बनता था, तो मिस्र में क्या होता? जो उसके वहाँ पर आदमी जो मरते थे तो उसको बचाने के लिए, लॉन्ग टाइम तक उसके बॉडी को बचाने के लिए, मृत शरीर को बचाने के लिए वो लोग क्या चीज़ का डेवलप कर लिए थे? मृत शरीर को। क्या? अच्छा, मृत शरीर हो गया, मान लीजिए आदमी मर जाता है, तो मृत शरीर को बचाना क्यों चाहते थे? क्योंकि मृत शरीर क्या होगा? गलेगा, गलना सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी को ना बचाने के लिए किए थे। तो यहाँ पर क्या भराएगा? तो सड़ने गलने से बचाने का मतलब सड़ने गलने से, डेड बॉडी को सड़ने गलने से बचाने का वो लोग तरीका क्या किए थे? विकसित कर लिए थे। ये इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में
सड़ने गलने का अर्थ किसका होता है? डिकेइंग का। डिकेइंग का मतलब क्या होता है? सड़ने से क्या किए थे वो? बचाना सीख गए थे। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ से। और आपको और हिंदी चाहिए और वर्ड मीनिंग का तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, डिस्ट्रॉइंग का हिंदी क्या होता है? नष्ट। तो बॉडी को नष्ट होने से थोड़ा बचाने के लिए ये भी आ सकता है, लेकिन ये सही नहीं है। जब शरीर मर जाता है तो वो क्या होता है, जब बॉडी मरता है तो क्या होता है, आदमी जब मरता है तो बॉडी क्या होता है, सड़ने गड़ने लगता है ना, सड़ता गलता है। तो यहाँ पर ये सटीक बैठ रहा है, तो इसलिए सड़ने गड़ने का अर्थ किससे आता है? डिकेइंग से। तो इसलिए यहाँ डिकेइंग बढ़ाएगा। ठीक है। डिस्ट्रॉइंग का मतलब होता है नष्ट। ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? ड्रॉपिंग यहाँ मैं लिख देता हूँ। ड्रॉपिंग का मतलब होता है लटकते। ड्रॉपिंग का मतलब होता है लटकते, लटकना ऐसे। ठीक है। और डाइंग का मतलब क्या होता है? मरना। डाइंग का मतलब होता है मरना। और डिकेइंग का तो आपको बता ही दिया, सड़ना गलना। ठीक है। तो यहाँ पर जो सटीक ऑप्शन सही बैठ रहा था वो बैठ रहा था ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका एक फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आपको भरना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या है? द मैन फेल्ट एग्जॉस्टेड आफ्टर क्लाइंबिंग ए डैश ऑफ स्टेयर्स। मतलब एक आदमी जो है महसूस करता है, जब वो क्या करता है, सीढ़ी जब चढ़ने लगता है तो उसको कैसा महसूस होता है? सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसे आदमी को क्या महसूस होता है? थकावट महसूस होता है। क्या महसूस होता है? थकावट। ठीक है। महसूस क्या होता है? थकावट। तो थकावट का स्पेलिंग क्या यहाँ पर से हो जाएगा? पैक। पैक का मतलब होता है बांधना। पैक का मतलब क्या होता है? पैक का नहीं होगा। पैक का मतलब होता है सामान बांधना। तो सामान बांधना का अर्थ तो नहीं आएगा, ये नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ अर्थ आ रहा है कि जब एक आदमी जब सीढ़ी चढ़ता है तो उस सीढ़ी चढ़ने के बाद उसे कैसा महसूस होता है? थकावट महसूस होता है, ये आ रहा है। तो पैक तो होगा नहीं। अच्छा, हीप क्या होता है? हीप होता है ढेर। ढेर होता है ना, कूड़े का ढेर जैसे बोलते हैं। तो यहाँ सीढ़ी के ढेर चढ़ना थोड़ा होगा, नहीं। फ्लीट। फ्लीट का मतलब क्या होता है? फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा। फ्लीट का मतलब क्या होता है? बेड़ा। तो ये भी अर्थ नहीं आ रहा है, तो एक ही बच रहा है, तो ऑप्शन ए। ठीक है। तो जब आदमी क्या करता है, सीढ़ी चढ़ता है तो उसे महसूस क्या होता है? थकावट। तो फ्लीट का मतलब हो गया आपका थकावट। ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको सही ऑप्शन यहाँ पर आपको भरना है। ठीक ना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब जो खाली जगह उसमें आपको सही ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन यहाँ भरना है। क्या कह रहा है? बिसाइड हैविंग अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। मतलब आपके पास अगर एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है तब भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी हो जाता है कि यू लर्न हाउ टू फेस एन इंटरव्यू विथ डैश एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, आपके पास इस पूरे सेंटेंस का अर्थ निकल के ये आ रहा है कि आपके पास एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है, लेकिन उसके बावजूद, बिसाइड्स का मतलब क्या था? उसके बावजूद इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि यू लर्न हाउ टू फेस एन इंटरव्यू, कि आपको ये आना चाहिए कि आप कैसे इंटरव्यू को फेस कर सकते हैं विथ, साथ में कैसे इंटरव्यू को फेस कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड, यहाँ पर क्या होगा? ईज। ऑप्शन आपका ए राइट होगा, क्योंकि ईज का मतलब क्या होता है? ईज का मतलब होता है आसानी से। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू को तो फेस करना है, और क्या साथ में आसानी से फेस करना आना चाहिए। ठीक ना। काउंसिल का क्या होता है हिंदी अर्थ? वकील। ठीक है। काउंसल का मतलब होता है वकील, और एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? अनुकूल। तो ये तो
हम किसी हैबिट में जाते हैं, किसी पर्यावरण में जाते हैं, तो इस सेंटेंस का हमको उपयोग पड़ेगा इस वर्ड का कि हैबिटेट मतलब अनुकूल बन जाते हैं उस पर्यावरण के अनुकूल अपने शरीर को। जैसे ठंड का मौसम था, ठंड के अनुकूल हम बनने के लिए क्या करते हैं, जैकेट गर्म कपड़े पहन लेते हैं। तो यहाँ पर उसका तो नहीं आ रहा है सेंटेंस में, ये सेंस तो नहीं आ रहा है कि अनुकूल बनना, तो ये नहीं हो जाएगा। अच्छा, एक्सपीरियंस का मतलब क्या हो गया, अनुभव। ठीक, तो देखिए सारा मैं वर्ड मीनिंग का अर्थ बताते चल रहा हूँ जिससे कि आपको बहुत ही हेल्प हो। ठीक ना, तो यहाँ पर सबसे अच्छा क्या था, ईज था। ईज का मतलब होता है आसानी, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स है दिए हुए क्वेश्चन में। ठीक ना, तो यहाँ पर देखते हैं क्या भराएगा। फ्रॉम दिस फाइंडिंग्स वी कैन डैश दैट द रेट ऑफ क्राइम इज इंक्रीजिंग इन द सिटी। फ्रॉम दिस फाइंडिंग, इन निष्कर्षों से हमें अनुमान लगा सकते हैं कि शहर में अपराध की दर बढ़ रही है। फ्रॉम दिस फाइंडिंग का मतलब क्या हुआ, इन निष्कर्षों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि डैट द रेट ऑफ क्राइम मतलब अपराध की दर, इंक्रीजिंग इन द सिटी शहर में अपराध की दर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो किस कारणों से, तो फ्रॉम द वीकेंड, तो यहाँ पर क्या हो रहेगा, इस सारे का हमको वर्ड मीनिंग थोड़ा जानना होगा, सारे वर्ड का। तो इनफर मतलब इन सारे खोजों से, फाइंडिंग मतलब या कोई भी तरीका से या तर्क से हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमको इन्फर का मतलब आ रहा है तर्क करना, तो तर्क से इन्हें लगाएंगे तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, समराइज थोड़ी होगा, समराइज करके थोड़ी लगा सकते हैं। समराइज का मतलब क्या होता है, संक्षेप। तो संक्षेप करके थोड़ा हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्राइम रेट बढ़ रहा है, तो ये नहीं होगा। प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है, प्रिज्यूम का मतलब होता है अनुमान। ठीक है, और प्री सपोज का मतलब क्या होता है, प्री सपोज का मतलब अनुमान करना। तो ये सब नहीं है, यहाँ हम तर्क से, इस तर्क से, फ्रॉम दिस फाइंडिंग वी कैन इन्फर, यहाँ पर भराएगा इन्फर डैट द रेट ऑफ क्राइम इज इंक्रीजिंग इन द सिटी। मतलब इस तर्क से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो है क्राइम रेट जो है शहर का बढ़ रहा है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर फिनाइट वर्ब खोजना है। ठीक है, तो दुनिया में जितने भी वर्ब होते हैं वो सारे वर्ब क्या होते हैं, फिनाइट वर्ब होते हैं, सिर्फ 3 गो वर्ब छोड़कर। कौन से, एक जीरेंड, एक पार्टिसिपल और एक इन्फिनिटिव। ये तीनों वर्ब को छोड़कर हमारे दुनिया में जितने भी वर्ब मौजूद है वो सब क्या होते हैं, फिनाइट वर्ब होते हैं। और फिनाइट वर्ब एज अ मेन वर्ब की तरह वर्क करते हैं सेंटेंस में। ठीक ना, और ये जो वर्क करता है ये नाउन की तरह वर्क करता है, ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, ये किसकी तरह वर्क करता है, ये भी नाउन की तरह वर्क करता है। लेकिन आपका जो फिनाइट वर्ब होते हैं वो सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं, मेन वर्ब की तरह वर्क करते हैं एज अ मेन वर्ब। ठीक ना, लेकिन ये जो फिनाइट वर्ब ये होते हैं इसको क्या कहते हैं, नन फिनाइट वर्ब कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नन फिनाइट वर्ब। तो ये 3 ही होते हैं, इसको छोड़ के अलावा जितने भी वर्ब है वो हमारे फिनाइट वर्ब कहलाते हैं, जो वर्क करते हैं मेन वर्ब की तरह। तो देखिए इसमें खोजिए, इसमें आपको फिनाइट वर्ब खोजना है। तो नोबडी कुड इंटर द बर्निंग हाउस टू डाउस द रैगिंग फायर। तो यहाँ नोबडी क्या है, सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। कुड इंटर, ये कुड इंटर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये मॉडल के साथ हमारा एक मेन वर्ब है। तो आपका यहाँ से कुड इंटर जो है ऑप्शन बी आपका क्या है, फिनाइट वर्ब का एग्जाम्पल है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैंने बोला कि फिनाइट वर्ब हमें क्या होता है, सब्जेक्ट का मेन वर्ब होता है। आगे चलते हैं, फिर से यहाँ देखिए फिनाइट वर्ब आपको खोजने बोला है। तो फिनाइट वर्ब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद एक हमको वर्ब चाहिए। तो यहाँ पर स्टूड अप क्या है, स्टूड हमारा एक मेन वर्ब है, मतलब स्टूड मतलब
तो यहाँ पर स्टूड भी है, यहाँ भी स्टूड है, यहाँ भी स्टूड है। चलते हैं अप टू सैल्यूट अनफर्लिंग नेशनल फ्लैग। तो क्या अनफर्लिंग भी हमारा फिनाइट वर्ब है? नहीं। तो हमारा यहाँ ऑप्शन कौन हो जाएगा सही? ऑप्शन हमारा सी सिर्फ हो जाएगा सही, क्योंकि अनफेयरिंग जो है ना हमारा, ये हमारा नन फिनाइट वर्ब है। ये हमारा क्या है? नन फिनाइट वर्ब है। तो ये हमारा इसलिए स्टूडेंट के साथ दिया है, इसलिए ये ऑप्शन छट जाएगा। ये छट गया, ये छट गया। तो आपका फिनाइट वर्ब क्या? स्टूड देखिए सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द हाइफन इन अ सेंटेंस? किसी भी सेंटेंस में हाइफन का पर्पस क्या होता है? तो ये मैंने बहुत बार कराया है, तो ये मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ कि हाइफन का क्या वर्क होता है, ये आपको बताना है, ठीक ना। तो ये आपका होमवर्क है और इसका आंसर को जो आपको कमेंट करना है। बहुत कम बच्चे कमेंट करते हैं, बस एक बच्चा कमेंट करता है, उनका मैं नाम ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि प्रीवियस अगले वीडियो में उन बच्चे का नाम लिया जाएगा जो देखता हूँ कि वो कमेंट करते हैं, हमेशा कमेंट करते हैं जो भी मैं होमवर्क देता हूँ। तो उनका नाम है प्रशांत कुमार। तो ये जो प्रशांत कुमार जो बच्चे हैं, ये हमेशा कमेंट करते हैं जब भी मैं एक क्वेश्चन देता हूँ हर प्रैक्टिस सेट में। तो इनके लिए बहुत ही शुभकामना, जो ये दिल से तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो आप इसी तरह से तैयारी करते रहिए और आपसे निवेदन है कि आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि मैं ये आपके प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन रहता है जो मैं पहले करा चुका होता हूँ, उसी को मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है ना। तो आप इसका आंसर कमेंट करिएगा विथ प्रैक्टिस सेट नंबर के साथ। प्रैक्टिस सेट नंबर के साथ आप कमेंट करना, ठीक है। अब देखिए विच वन इज़ द सिंबल ऑफ सेमी कॉलन? सेमी कॉलन का यहाँ पर क्या है सिंबल, आपको बताना। ये भी आपको मैं होमवर्क दूंगा, क्योंकि ये भी मैं बहुत बार करवाया हूँ, ठीक ना। तो ये भी होमवर्क है। ये भी जो भी बच्चे प्रीवियस वीडियो को फॉलो करते आ रहे हैं, तो इनका भी आंसर हमको कमेंट करना है आपको, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा नॉन फिनाइट वर्ब है। इसमें हमारा नॉन फिनाइट वर्ब कौन है? सीधा दिख रहा है कि इन्फिनिटिव हमारा क्या होता है? एक नॉन फिनाइट वर्ब कहलाता है। तो इन्फिनिटिव का फॉर्मेट क्या होता है? टू प्लस वर्ब का पहला रूप। तो यहाँ देखिए टू प्लस वर्ब का पहला रूप दिख रहा है, तो हमारा सक्सीड जो है हमारा क्या है? नॉन फिनाइट वर्ब का इसमें आंसर हो गया। तो आपका इस तरह से टोटल 22 जो है आपका क्वेश्चन तो नहीं है, आपका BC क्वेश्चन आता है। आपका जो बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 20 होता है, जो टोटल 20 मार्क्स के आते हैं, ठीक ना। तो आपका 20 क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हुए। तो जो भी बच्चे इस वीडियो पर पहली बार आए थे, उनको अगर वीडियो पसंद आया, आप अंत तक देखते आएँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुँच सके। तो इसी तरह से तैयारी करते रहिए और बने रहिए इस चैनल के साथ। आपको सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट पूरे डिटेल में करवाया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।